नमस्कार साथियों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका। अपन बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस, जैसा कि आप जानते हो कि जनरल साइंस को अपन 3 भागों में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी वाले पार्ट को लेके, और अपन बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, और ये जो बायोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक शब्द होता है बायो और दूसरा शब्द होता है लॉजी। जिसमें बायो शब्द का अर्थ होता है जीव और लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाया? बायोलॉजी कहलाया। जीवों का अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान तैयार किया गया है जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। इस बायोलॉजी के अंदर अपन जीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन बात आती है बायोलॉजी के जनक। बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक माना जाता है किसको भाई? अरस्तु को। सर अरस्तु बायोलॉजी के जनक हैं। लेकिन सवाल बनता है बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द देने वाले विज्ञानी तो भाई लमार्कुआ, ट्रेविरेनस, लमार्कुआ ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया। बायोलॉजी शब्द और बायोलॉजी के जनक बने कौन? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों का मिश्रण होता है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आगे आप बात करते हैं। ये जो जीव है, इस जीव को आकार की दृष्टि के आधार पर, साइज के आधार पर इस जीव को 3 भागों में बांटा गया, अर्थात 3 प्रकार के जीव विकसित हुए। पहला बना इसमें पादप, और अपन सबसे पहले बात करते हैं पादपों के बारे में कि पादप क्या होते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वॉल होती है। याद रखना, ये पादपों का प्रमुख लक्षण होता है कि पादपों की कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, एवं और क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसलिए जो पादप जो होते हैं वो भोजन की प्रकृति के आधार पर कैसे होते हैं भाई? स्वयंपोषी होते हैं। तो पादप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा भोजन की दृष्टि के आधार पर स्वयंपोषी होते हैं, पादप कहलाते हैं। तो दोस्तों, पादपों का अध्ययन करने के लिए जो विज्ञान तैयार किया गया, और पादपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाया? बॉटनी कहलाया, या कहें तो वनस्पति विज्ञान कहलाया, या कहें तो पादप विज्ञान कहलाया। लेकिन क्वेश्चन बनता है, बॉटनी या वनस्पति के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान या बॉटनी के जनक, और बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस पादप विज्ञान कहें तो बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। जीवों को अपन ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, और 3 भागों में से पहला भाग हो गया पादप। अब दूसरे पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं। दूसरा भाग बनता है क्या? दूसरा भाग बनता है भाई जंतु। जंतु क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, बल्कि उसके स्थान पर क्या उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली उपस्थित। ये मेन कैरेक्टर है पादप और जंतुओं का, जो एक दूसरे को भिन्न करता है। क्योंकि पादप कोशिका में हमेशा कोशिका भित्ति मिलेगी, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी। क्या उपस्थित होगी?
कोशिका झिल्ली। लेकिन याद रखना पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों संरचनाएं होती हैं, लेकिन जो सबसे बाह्य संरचना होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो अपन बात कर रहे थे किसको लेकर, जंतुओं को लेकर। तो भाई जंतुओं की कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जब जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करेंगे। जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं तो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए जंतुओं को आप क्या कहते हो, परपोषी कहते हो। पर का मतलब क्या हुआ, जो भी भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करे, दूसरे पर निर्भर करे, उसे आप क्या कहते हो, परपोषी कहते हैं। तो जंतु जो होते हैं क्या होते हैं भाई, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते और भोजन की दृष्टि के आधार पर कैसे हो गए, परपोषी हो गए। अब क्या हुआ कि भाई जंतुओं का अध्ययन करने के लिए भी एक विज्ञान बना और ये जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान जंतु विज्ञान कहलाया, या इसको आप कहोगे जूलॉजी। लेकिन अपन बात करें इस जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, तो इस जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो दोस्तों याद रखना, बायोलॉजी के जनक और जीव विज्ञान के जनक दोनों के जनक समान हैं, दोनों के ही जनक अरस्तु हैं। लेकिन पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस है। आगे अपन बात करते हैं कि भाई तीसरा प्रकार कौन सा बना। तीसरा प्रकार सूक्ष्म जीव बने, माइक्रोबायोम्स। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि भाई ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसे छोटे छोटे जीव जिनका स्वच्छ आंखों से कहें तो स्वच्छ नेत्रों से अध्ययन करना संभव नहीं है, देखा जाना संभव नहीं है, उन्हें देखने के लिए किसी न किसी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें आप क्या कहते हो, सूक्ष्म जीव कहते हैं। लेकिन जो ये सूक्ष्म जीव हैं, इस सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान बना जिसे आप माइक्रोबायोलॉजी या इसको कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अपन ने देखा कि भाई बायोलॉजी और थीम्स को दो पार्ट में बांटा गया, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ है जीव और लॉजी का अर्थ अध्ययन। जीवों का अध्ययन कहलाया बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द दिया नमार्को ट्रेविनस ने। बायोलॉजी के जनक बने कौन, अरस्तु। और जीवों को बांटा अपने तीन भागों में, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। पादप का मतलब था कोशिका भित्ति उपस्थित, प्रकाश संश्लेषण होगा, फिर ये कैसे हो गए, स्वपोषी हो गए। अध्ययन करेंगे अपन बॉटनी या वनस्पति या पादप विज्ञान के अंदर जनक होते हैं कौन, इसके थियोफ्रास्टस होते हैं। जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में बात करते हैं भाई, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान जंतु विज्ञान कहलाता है और इसके जनक कौन बनते हैं, अरस्तु बनते हैं। आगे अपन ने देखा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब कि ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है और उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी कहलाया और इसके जनक बने कौन, ल्यूवेनहॉक। यहां से आगे अब अपन बात करते हैं, ये तो थे जीवों के प्रकार और बायोलॉजी कि भाई इस जीव का निर्माण कैसे हुआ है, जीव का निर्माण क्रम क्या होता है। तो देखिए जरा, जीव निर्माण क्रम। जीव का निर्माण कैसे हुआ, याद रखना, जीव का निर्माण हुआ भाई इससे, कोशिका से। और कोशिका आगे चल के निर्माण करती है एक समूह का, एक ग्रुप का, जिसे आप कहते हो क्या, ऊतक। तो कोशिका और कोशिका से बने ऊतक और ऊतक से आगे बनते हैं क्या, अंग। और अंग आगे चलकर निर्माण करते हैं अंग तंत्र का और इस अंग तंत्र से मिलकर निर्माण होता है शरीर या जीव का। तो परीक्षा में सवाल आ जाए जीव के निर्माण का सही क्रम है, 4 ऑप्शन इसमें से कहीं ना कहीं उल्टे उल्टे करके दे देगा और आपको आंसर क्या करना है, कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, बन गया क्या, शरीर या जीव। फिर आगे चल के जीव भी निर्माण कर लेते हैं, इसका समुदाय का ग्रुप बनाते हैं और एक समुदाय
2 समुदाय, 2 से 4, 4 से 6 और आगे चल के क्या बन जाती है? पॉपुलेशन, जनसंख्या बन जाती है। और लेकिन याद रखना, जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी के अंदर अध्ययन करते हैं इसका, जनसंख्या का। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो ये जो क्रम था, ये जीव के निर्माण का सही क्रम था। लेकिन अगर आपसे विशेष करके पूछ लिया जाए, और विशेष में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आ जाए कि भाई पादप के निर्माण का सही क्रम है, तो आपको एक बात खूब अच्छे से याद रखनी है। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि भाई पादप शरीर में या पादपों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। पादपों के अंदर अंग तंत्र नहीं मिलता है, तंत्र नहीं मिलते हैं पादपों में। तो पादपों के निर्माण का क्रम क्या हुआ? कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग। जब अंग तंत्र नहीं मिलते हैं तो क्या होगा? अंगों से डायरेक्ट निर्माण होगा पादप शरीर का, पादप के जीव का। तो अगर पेपर में स्पेशली करके क्वेश्चन आए कि भाई पादप के निर्माण का सही क्रम है, तो आपको अंग तंत्र गायब कर देना। लेकिन बोले जीव के निर्माण का सही क्रम है, तो आपका यही क्रम आंसर होगा। जंतु के निर्माण का क्रम है तो यही क्रम होगा। आपको याद क्या रखना है कि पादपों में भाई नहीं मिलता है क्या? अंग तंत्र नहीं मिलता है। पादपों में अंग तंत्र नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अंग तंत्र नहीं मिलेगा, अंग आगे जाकर सीधे वायु आते हैं किसमें? शरीर में। क्या आपने कभी सुना कि पादपों में कोई श्वसन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र, ऐसा कुछ सुना है क्या? नहीं सुना होगा। आगे अपन देखते हैं कि भाई जीव का निर्माण कर दिया, और जीव का निर्माण किसने किया? भाई कोशिका से स्टार्ट हुआ। आगे अपन देखते हैं अब आपका अहम और पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कोशिका। देखिए जरा कोशिका क्या है। कोशिका सेल, कोशिका क्या है? कोशिका सजीव की, किसकी भाई? सजीव की संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरी बात, क्रियात्मक इकाई है। आगे बात करते हैं, आधारभूत इकाई है और आनुवांशिक इकाई है। तो कोशिका क्या हुई? कोशिका सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत, आनुवांशिक इकाई। संरचनात्मक कैसे हुई? भाई संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि भाई संपूर्ण शरीर के ढांचे का निर्माण, संरचना का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। इसलिए कोशिका सजीव की कैसी इकाई है? संरचनात्मक। आगे अपन बात करें क्रियात्मक इकाई कैसे है। क्रियात्मक फंक्शनल का मतलब क्या हुआ कि भाई कोशिका से जो जीव बना, उस जीव के सारे अंगों का या तंत्रों का या ऊतकों का निर्माण किसके मिलने से हुआ था? अभी आपने देखा था, कोशिका के मिलने से हुआ था। और अंग तंत्र आदि सारी कार्यों के उत्तरदायी होते हैं। क्रियात्मक यूनिट में किसे कहा गया? कोशिका। आधारभूत, अभी आपने देखा था जीव के निर्माण का क्रम का जो बेस था, जो आधार था, वो क्या था? कोशिका। इसलिए कोशिका कैसी इकाई होती है? आधारभूत इकाई। नेक्स्ट अपन बात करें आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक का मतलब क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली। हमारे अंदर कोशिका कहां से आई? हमारी जनक पीढ़ी से आई। संतान में कोशिका का ट्रांसफर कहां से होता है? जनक पीढ़ी से होता है। तो अपन कह सकते हैं कोशिका कैसी इकाई है? आनुवांशिक। आगे अपन देखते जरा, फिर अगर आपसे ये भी कहा जाए शरीर की सबसे छोटी इकाई और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? कोशिका होती है, याद रखना। ये तो बात हो गई कोशिका के बारे में, लेकिन अपन बात करते हैं कोशिका की खोज को लेकर कि कोशिका की खोज किसने की। और कोशिका की खोज दोस्तों सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज कर दी।
लेकिन हुआ क्या कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी भाई कॉर्क कोशिका में। कहां की थी? कॉर्क कोशिका में। लेकिन ये जो कॉर्क कोशिका थी, और कोशिका का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं पादपों की वृक्क, या मतलब कहें तो छाल, छाल से मतलब होता है क्या? कॉर्क का। तो कॉर्क कोशिका जो होती है, इस कॉर्क कोशिका की कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिका थी। ध्यान में जरा, खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसने खोजा? कॉर्क कोशिका में खोजा। कॉर्क कोशिका का मतलब छाल। और यहाँ जो कोशिका मिली वो कोशिका कैसी मिली? मृत कोशिका मिली। तो अपन कह सकते हैं मृत कोशिका की खोज, और मृत कोशिका की खोज करने वाले भी वैज्ञानिक कौन हुए? रॉबर्ट हुक। याद रखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और क्या हुआ कि भाई रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की पुस्तक थी और पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और रॉबर्ट हुक ने उस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका को नाम दिया, और कोशिका को क्या नाम दे डाला? सेलुला नाम दिया। लेकिन इस सेलुला शब्द का अर्थ क्या होता है? इस सेलुला शब्द का अर्थ होता है एक स्मॉल रूम, कहें तो एक छोटा कमरा। तो सेलुला का अर्थ, और सेलुला का अर्थ था छोटा कमरा। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज दी, कोशिका निकली मृत, और पुस्तक बना दी माइक्रोग्राफिया। कोशिका के ऊपर नाम रख दिया सेलुला। सेलुला का अर्थ हो गया क्या? छोटा कमरा। आगे देखिए इसने और क्या कहा। रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसने कह दिया भाई सेलुला इसका नाम होता है। लेकिन 9 साल बाद कहें तो सन 1676 में 1674 में एक वैज्ञानिक आया। उन वैज्ञानिक का नाम था भाई ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले और खोज कर डाली भाई जीवित कोशिका की। ये वही ल्यूवेनहॉक है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने खोज कर दी कैसी कोशिकाओं की? जीवित कोशिकाओं की। कब की भाई? 1673। तो याद रखना ल्यूवेनहॉक आंसर कब होगा? ये आंसर जब होगा जब परीक्षा में विशेषतः सवाल आए कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ही आंसर ल्यूवेनहॉक होगा। अन्यथा आंसर क्या होगा? खोज के ऊपर रॉबर्ट हुक होगा। आगे देखें कि सन 1673 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कर दी। और आप जानते हो ल्यूवेनहॉक जी को, ये तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक थे, अर्थात सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन करते थे। तो जीवाणु के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, और जीवाणु में सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। बाद में इन्होंने वैसे ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म सेल्स के ऊपर भी शुक्राणु कोशिकाओं में ही जीवित कोशिकाओं को खोज डाला। ये तो कोशिका से खोज संबंधित बात थी। लेकिन इसके बाद में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी, और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक या कोशिका सिद्धांत के जनक, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक 2 वैज्ञानिक हैं, स्लीडन, और एक वैज्ञानिक है कौन से भाई? स्वान। परीक्षाओं में विशेषतः पूछे जाने वाला सवाल क्या सवाल बन जाए कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है? तो कोशिका सिद्धांत के जनक है स्लीडन और स्वान। हाँ जी दोस्तों, दोनों अलग ही अलग नाम है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और एक और बात याद रखना, जो ये स्लीडन जो था, ये स्लीडन वनस्पति शास्त्र से था, अर्थात कहें तो ये बॉटनिस्ट था, पेड़ पौधों को प्रयोग करता था। जबकि ये स्वान जो था ये जंतु वैज्ञानिक था, अर्थात ये एनिमल्स जंतुओं का प्रयोग करता था।
ये स्वीडन और ये स्वान, इन्होंने सुना कोशिका के बारे में, भाई कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई है, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों है। तो स्वीडन जो थे ये थे वनस्पति शास्त्र थे, अर्थात अपने प्रयोग किस पर करते थे भाई, पादपों पर करते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम जो कोशिका को शरीर की भौतिक क्रियात्मक जीवात्मक सारी इकाइयां कह दिया गया, इन्होंने पादपों पर प्रयोग करना स्टार्ट किया और इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में ऐसा ही है। स्वीडन वनस्पति शास्त्र थे और स्वान थे जंतु शास्त्र थे, अर्थात जंतु विज्ञान पर प्रयोग करते थे, जंतु शास्त्र थे। जंतुओं पर प्रयोग करते हुए इधर स्वीडन पादपों पर प्रयोग कर रहे थे और लास्ट में आगे जाकर दोनों के निष्कर्ष सेम निकले थे, इसलिए इन दोनों ने मिलकर प्रतिपादित किया था कोशिका सिद्धांत। आया कब था? 1838 से 1939, 1838 से 1839 के मध्य में प्रतिपादित हुआ था कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत दिया स्वीडन और स्वान ने। दोस्तों याद रखना, कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत बता के गया भाई दो बातें, कौन कौन सी, इधर देखिए। कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत क्या कहता है भाई, ये तो अपने को पता लग गया कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत क्या था स्वीडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्वीडन व स्वान ने दिया, क्या क्या बातें बताई। इन्होंने कहा भाई प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। एवरी बायोस फॉर्मेशन बाय सेल। और दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। कोशिका सिद्धांत ने दो बात बता दी कि भाई प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है और प्रत्येक कोशिका में क्या होगा? केंद्रक होगा। एवरी बायोस फॉर्मेशन बाय सेल एंड एवरी सेल है न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। ये दोनों बात बताई किसने? कोशिका सिद्धांत। लेकिन लोगों को ये बात पची नहीं और कोशिका सिद्धांत के आना स्टार्ट हो गया। क्या भाई? अपवाद आना स्टार्ट। और कोशिका सिद्धांत का जो पहला अपवाद बना, और वो पहला अपवाद क्या था? वायरस था। वायरस क्यों है कोशिका सिद्धांत का अपवाद? तो देखिए जरा दोस्तों, वायरस जो होता है, ये वायरस एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय, एक का मतलब नहीं है, कोशिकीय मतलब क्या? कोशिका जिसमें कोशिका नहीं है वह कौन है? वायरस है। अर्थात तो वायरस में कोशिका नहीं होती है, वायरस एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन कोशिका सिद्धांत में क्या बोला कि भाई प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होगा? कोशिका से होगा। लेकिन वायरस का निर्माण कोशिका से नहीं होता है, इसलिए वायरस कोशिका सिद्धांत का पहला अपवाद बन के सामने आता है। और इसके आगे भी और भी अपवाद बने। और दूसरा अपवाद क्या बना? दूसरा अपवाद बना कि भाई समस्त स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। समस्त स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि कोशिका सिद्धांत कह रहा था प्रत्येक कोशिका में क्या होगा? प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा। लेकिन वायरस में समस्त स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है। तो दूसरा अपवाद बन गया, स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके भी अपवाद बनते हैं, अपवाद का भी अपवाद है। और अपवाद का अपवाद क्या होता है? दोस्तों तीन जीव हैं, एक तो है ऊंट, एक है लामा और तीसरा है जिराफ। ये तीनों ऐसे स्तनधारी हैं, इन तीनों स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये बात इस लाइन का भी अपवाद है, इस अपवाद का भी अपवाद है। बाकी और किसी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि ऊंट, लामा और जिराफ इन तीनों की आरबीसी में केंद्रक होता है। इन तीनों के अलावा एक और जीव है, उस जीव का नाम है मेढक। इस मेढक की आरबीसी में भी केंद्रक होता है। लेकिन मैंने इसका नाम इन तीनों के साथ में क्यों ज्वाइंट नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेढक स्तनधारी नहीं है। मेढक तो कौन है? उभयचर है भाई, एम्फीबियंस है। और अपन यहाँ बात कर रहे थे किसके बारे में? स्तनधारी के बारे में। तो जरा अपन लौटते हैं कहाँ आके वापस? अपवादों को लेकर।
दूसरा अपवाद था समस्त नारी की परिपक्व आयु में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन इसके बाद में इसका एक और अपवाद बना। और अपवाद क्या बना कि भाई पादपों की चालनी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। चालनी कोशिका से मतलब पादपों में दो ऊतक मिलते हैं, एक तो होता है भाई जाइलम और दूसरा ऊतक होता है जी कौन सा, फ्लोएम। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, सवाल बनता है यहां से। जाइलम और वो बोलेगा जाइलम ऊतक का पादप शरीर में कार्य है। जाइलम बोले तो जल और फ्लोएम बोले तो फल मतलब भोजन। जाइलम जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन का। जाइलम ऊतक जल के ट्रांसप्लांट पूरी बॉडी में जल को लाने ले जाने का काम होता है जाइलम का, और फ्लोएम का काम होता है किसको, भोजन को लाने ले जाना। लेकिन आप जानते हो पादपों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण करते हैं कौन भाई, पत्तियां करती हैं। पत्तियां क्या होती है, पादप शरीर के ऊपरी हिस्से पर उपस्थित होती हैं, और जब ऊपर से भोजन नीचे आता है किसके द्वारा आता है, फ्लोएम के द्वारा। और इस फ्लोएम में ही उपस्थित होती है कौन सी कोशिका, चालनी कोशिका। इस फ्लोएम में जो चालनी कोशिका होती है, उन चालनी कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद बना, क्योंकि भाई कोशिका सिद्धांत तो कह रहा था प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद। ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन कोशिका सिद्धांत से एक बात और पूछ ली गई कि भाई जब कह रहा है कि कोशिका से सारे जीवों का निर्माण हो रहा है, तो भाई एक कोशिका से अनेकों कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि भाई मनुष्य का निर्माण कितनी कोशिकाओं से हुआ है। भाई मनुष्य का निर्माण एक साइड में नर हुआ, एक साइड में मादा। नर से निकला क्या, शुक्राणु, और मादा से निकला अंडाणु। ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको आप कहते हो जाइगोट या युग्मनज। ये युग्मनज ही तो आगे चल के विकसित होता है। भाई नर से निकला शुक्राणु, मादा से निकला अंडाणु, आपस में दोनों मिले तो बना क्या, जाइगोट बना, युग्मनज बना। इस युग्मनज से ही आगे चल के जीव का निर्माण होता है। अर्थात मनुष्य का निर्माण कितनी कोशिकाओं से, एक कोशिका से होता है। याद रखना, मनुष्य का निर्माण एक कोशिका से होता है। यही बात पूछ ली गई कोशिका सिद्धांत से कि भाई जब मनुष्य का निर्माण एक कोशिका से होता है, तो एक कोशिका से अनेकों कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है। इस बात के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका कौन, कोशिका सिद्धांत। इसलिए कोशिका सिद्धांत क्या हो गया, अमान्य हो गया, फेल हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, आगे सुनिए। कोशिका सिद्धांत फेल हो गया, क्यों हो गया भाई, कोशिका सिद्धांत बता नहीं सका कि भाई एक कोशिका से अनेकों कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इस बात का खंडन करने के लिए, और इस बात का खंडन क्या था भाई, सन 1855 में, सन 1855 में खोज हुई थी कोशिका विभाजन की। और कोशिका विभाजन की जो एक खोज की थी, उस वैज्ञानिक का नाम था भाई रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने सन 1855 में कोशिका विभाजन की खोज की। क्या बताया कि भाई कोशिका में क्षमता होती है विभाजन की, अर्थात एक कोशिका आगे चल के अनेक कोशिकाओं में बढ़ सकती है। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। कौन कह रहा था, रुडोल्फ विर्चोव। 1855 में खोजा था इसने क्या, कोशिका विभाजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोशिका विभाजन खोजा रुडोल्फ विर्चोव ने कब, 1855 में। कहते हैं कि भाई कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, कोशिका आगे चल के अनेकों कोशिकाओं में बढ़ सकती है। लेकिन इस कोशिका सिद्धांत से पूछा गया कि माना कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है, तो एक कोशिका कैसे, तो सीधे सीधे जवाब दे दिया कि भाई एक कोशिका होती है, ये एक कोशिका आगे चल के विकसित होती है, और इससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, विभाजित होती जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 ऐसे आगे अनेकों प्रकार के अनेकों कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसलिए मनुष्य कैसी प्रकृति का है, मनुष्य होता तो कैसा है, बहुकोशिक, अनेकों कोशिका है। लेकिन निर्माण कितनी कोशिका से हुआ है मनुष्य का, एक कोशिका से। तो इस बात का खंडन कर डाला किसने भाई, रुडोल्फ विर्चोव ने। इसलिए रुडोल्फ विर्चोव ने सन 1858 और 1959 के बीच में दे दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो
दोस्तों याद रखना, कोशिका सिद्धांत के जनक स्लीडन और स्वयं, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक कौन हो गए? रुडोल्फ विर्चोव। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक माना जाता है किसको भाई? रुडोल्फ विर्चोव को माना जाता है। जबकि कोशिका सिद्धांत के जनक कौन थे? स्लीडन और स्वान थे। रुडोल्फ विर्चोव ने खंडन कर दिया भाई एक कोशिका से अन्य कोशिका का निर्माण कैसे होता है। लेकिन इससे भी एक बात पूछी गई कि सर मान लिया कोशिका विभाजन हो गया, पर एक बात बताओ तो भाई नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो इसने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से? पूर्ववर्ती मतलब वहां से पुरानी कोशिकाओं से होता है। आगे देखिए जरा, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो गया। कितने मिनट की? 3 मिनट 53 सेकंड। बस।